राजस्थान में कांग्रेस पार्टी संगठन बढ़ाओ के नारे के साथ विस्तार की जिस योजना पर काम कर रही है, क्या उसमें सफल हो पाएगी? पार्टी की आंतरिक गुटबाजी क्या संगठन के विस्तार को सफल बना पाएगी? पंचायत चुनाव से पहले अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिशों में कांग्रेस पार्टी के हाथ सफलता लग पाएगी? गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस अनुशासन के साथ लाखों विस्तार का टारगेट जो तय किया है, क्या वो उसे हासिल कर पाएंगे? गुटबाजी के बीच इस बड़े टारगेट की सफलता की गुंजाइश कितनी है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में लोकतंत्र बचाओ और संगठन बढ़ाओ के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी के अपने तंत्र को मजबूत करने की कोशिशों पर। आज कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बड़ा टारगेट लेकर चल रही है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पार्टी की कोशिश है कि वो विपक्ष मजबूत के साथ-साथ अपने संगठन को भी मजबूती दे और पंचायत चुनाव में सफलता हासिल करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बड़े आंतरिक गतिरोधों से जूझ रही है और उन गतिरोधों के बीच खींचतान के बीच कितनी सफलता पार्टी को मिल पाती है, ये एक सवाल है। और इस सवाल के आसपास जितने प्रश्न हैं उनका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ कर रहे हैं। हमारे साथ राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, रमेश नवल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले चर्चा मैं उन्हीं के साथ शुरू करना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को विषय कम पसंद आया इसलिए अभी तक प्रवक्ता का नाम भेजा नहीं है। इंतजार कर रहे हैं हम। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का नाम आए तब तक श्याम सुंदर शर्मा जी, गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी के अध्यक्ष खुद निकले हैं जिलों की यात्रा पर और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश भी दिया है कि अगर समय से कार्यकारिणी नहीं बनी तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी। तारीख का ऐलान भी किया गया है। लेकिन लग रहा है आपको कि उनके तमाम प्रयासों का असर आप कांग्रेस के भीतर देख पा रहे हैं? अब देखिएगा, निश्चित तौर पर अभी तो ये तय नहीं हुआ है कि गोविंद सिंह डोटासरा आगे कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे नहीं रहेंगे। अब उन्होंने कार्यकारिणी की बात तो कही है कि भाई अब राहुल गांधी के नए अध्यक्ष बने, सारे दिल्ली से बने। सुनील शर्मा तो अभी जयपुर का तो अभी बने, विरोध के बावजूद भी बने। अब जिस प्रकार से आप देखिएगा कि मैं देख रहा था बीकानेर में जो पहले वसुंधरा के संसदीय सचिव हुआ थे गोविंद राम मेघवाल, उन्होंने बयान दिया है कि मैं जब इस्तीफा देकर के आया था और अशोक गहलोत नहीं होते तो मैं कांग्रेस की राजनीति में फिट नहीं बैठ सकता था। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि रामेश्वर डूडी का गुट के खिलाफ खुली बगावत कर रखी है उन्होंने, वहाँ पे आप भी देखिएगा बगावत का सुर बहुत तेजी से है वहाँ पर। वो किस प्रकार से एडजस्टमेंट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अशोक गहलोत के समर्थक हैं और वो अभी भी कहते हैं कि भाई मुझे तो उनके बिना कोई कांग्रेस में कुछ देने वाले नहीं। जब ब्यावर में पहला कार्यक्रम 2 अप्रैल को किया था, 1 अप्रैल को उन्होंने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि संगठन बढ़ाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरुआत की थी उन्होंने ब्यावर से। ब्यावर में भी किस प्रकार से गुटबाजी हुई, इस्तीफे आए सामने और बहुत कुछ देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है कि शुरुआत ही अगर बगावत और इस तरह की स्थितियां हो रही है, हाँ ये बात सही है कि पंचायत के चुनाव और शहरी निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से बार बार कह रहे थे, अभी तो कह रहे थे कि भाई हमको विश्वास ही नहीं, परिसीमन हुआ और सब कुछ हुआ और हमारे सबसे ज़्यादा बीएलओ बनाए थे हमने, लेकिन वो परिसीमन को सही तरीके से करा पाने में सफल हुए नहीं हुए। एक विवाद का विषय आज भी बना हुआ है कि आने वाले, अभी वो कह रहे हैं कि टिकट नहीं देंगे। अब मैं तो रंधावा जी को पहले भी सुनता था कि रंधावा जी कहते थे कि बाहर से आने वाले को टिकट नहीं देंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फिर अशोक गहलोत लास्ट में कहते रहे कि भाई देखिए बगावत करने वालों को, सचिन पायलट वालों को सबको टिकट मिल गए और मेरे वालों को टिकट नहीं मिले। तो रंधावा जी जो प्रभारी हैं वो कितने सक्षमता से राजस्थान आजकल आते कम भी हैं, कभी कभी आते हैं। अभी कुछ दिन पहले अलवर में कांग्रेस के नेता के बेटे की शादी में आए थे तो ढोल बजा रहे थे एक साथ मिलकर के, जिसमें सचिन पायलट भी थे, आपके गोविंद सिंह डोटासरा भी थे और प्रतिपक्ष के नेता भी थे और रंधावा भी थे। अब ये सारी स्थितियों के बावजूद भी कांग्रेस चाहती है कि संगठन मजबूत करे, लेकिन संगठन मजबूत करने के साथ जैसे बीजेपी ने मदन राठौड़ जी को वापस से स्थापित करके तय कर दिया कि वो 3 साल अध्यक्ष रहेंगे,
लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा अब तक दिल्ली से ये करवाने में कामयाब नहीं हुए कि आगामी 3 साल तक गोविंद सिंह डोटासरा रहेंगे या कोई और बनेगा। तो वहां तो ये है कि जब संगठन का प्रदेश का मुखिया तय नहीं हो पा रहा ढंग से, या तो मोहर लगवा ले, जैसे मदन राठौड़ के मोहर लगाई बीजेपी ने वापस से निर्वाचित करा करके, तो अब गोविंद सिंह डोटासरा ये तो तय करें कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो राहुल एक गांधी, सवाल तो ये है कि गोविंद सिंह डोटासरा का खुद का क्या होगा, और दूसरा सवाल ये है कि जो संकल्प उन्होंने हाथ में लिया है वो कितना पूरा हो पाएगा। और इन दोनों सवालों से जुड़ा हुआ तीसरा सवाल है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होगा। कांग्रेस पार्टी ने आज के विषय से इतना वास्ता रखा कि अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा। अक्सर वो आलोचना करते हैं कि बीजेपी प्रवक्ताओं को नहीं भेजती है जब उनको विषय पसंद नहीं आते हैं। आज कांग्रेस पार्टी को विषय पसंद नहीं आया क्योंकि चर्चा उनकी हो रही थी। बहरहाल, रमेश नवल जी, आपके पास आ रही हूं मैं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में आप देख रहे हैं, पार्टी अपने संगठन विस्तार का प्रयास सभी करती है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। आप सत्ता पक्ष में बैठकर क्या देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रयास हैं वो आपके लिए कितनी चुनौती बन पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी है वो केवल राज्य स्तर पर ऐसा नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी के नेतृत्व को दबे जुबान से स्वीकार कर पाते हैं। और इसका कारण केवल ये नहीं है कि उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है, इसके कई कारण हैं। मैं स्थानीय स्तर पर आऊंगा, पर मैं इसके पहले बताना चाहता हूं कि वास्तव में कांग्रेस में हो क्या रहा है। अभी हाल ही में जो ईरान संकट था, ईरान संकट के दौरान जब गैस की किल्लत थोड़ी बहुत आई तो कांग्रेस ने उसको, जो 2013 का संकट था, उसके फोटो के साथ में नरेंद्र मोदी जी के फोटो को लगा करके प्रचारित कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब 1965 में, आप समझिएगा, 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब एक दिन का खाद्यान्न संकट के चलते एक दिन का व्रत रखने का आह्वान किया तो हम उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। और कांग्रेस की क्या पॉलिसी है? कांग्रेस अफवाहें फैला करके अराजकता फैलाना चाहती है। और ये वहां पर, और इसीलिए क्या होता है, कांग्रेस में जो मनभेद है, मैं मतभेद भी नहीं कहूंगा क्योंकि ये बेचारी पार्टी है ही नहीं, मनभेद है तो कमलनाथ स्वीकार करते हैं कि किसी प्रकार का कोई एलपीजी संकट है नहीं। और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के शीर्ष नेता जो है अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं। तो वही नहीं, रमेश नवल जी, हाँ जी, रमेश नवल जी, शादियों में 2-2 सिलेंडर दे रहे हैं आप। इससे ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि थोड़ा मैनेजमेंट से चलना है। और ये सरकार का अच्छी बात भी है कि मैनेजमेंट आपने, सरकार ने समय पे समझा और चेता दिया है। आपदा की स्थिति है इसलिए लाजमी है कि इस तरह की बात हो। लेकिन हम मुद्दे पर रहते हैं। मुद्दा ये है, आपके मुताबिक कांग्रेस पार्टी आपके लिए कोई चुनौती और चिंता इस वक्त नहीं है। राकेश वशिष्ठ जी, आपने रमेश नवल जी को भी सुना। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है नहीं इस विषय पर बात करने के लिए, जो सबसे जरूरी विषय है उनके लिए, और फेस करने में परेशानी अगर आ रही है कांग्रेस पार्टी को, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी स्थिति काफी चिंतनीय है। बात सही है, ये टॉपिक रखा है आपने। और तो हर राजनीतिक दल इस तरह की घोषणाएं करता है, प्रयास करता है, लेकिन जिस तरह की घोषणाएं उन्होंने की, आपके पंचायत स्तर पर, आपके वार्ड स्तर तक अपनी कार्यकारिणी कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करना, करीब 50-60 हजार कार्यकर्ताओं की, सक्रिय कार्यकर्ताओं टीम खड़ी करने के लिए, तो वो बड़ा मुश्किल काम है कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए। अगर, क्योंकि इसके लिए बड़ी कमिटेड कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है, और हर गांव, हर मोहल्ले, हर टाणी में अगर उनके कार्यकर्ता हैं तो इस तरह की बात की जा सकती है। लेकिन घोषणाएं होती हैं और क्रियान्वयन का प्रयास भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कांग्रेस पार्टी की पिछले 5-6 सालों से जो हालत देखी है उसको देखते हुए, अब ये बात सही है कि बीकानेर में जिस तरह का गोविंद राम मेघवाल का स्टेटमेंट आया, जिस तरह ब्यावर में घटना घटित हुई, और तो और आपके भरतपुर में ये सब जानते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के सब बड़े नेता जानते हैं कि यहाँ की भरतपुर और डीग जिले, अब डीग भी बन गया जिला, भरतपुर और डीग जिले में आपके विश्वेंद्र सिंह की रीढ़ की हड्डी होती है पार्टी। कोई जिस पार्टी के साथ जाते हैं उसके साथ एक वोट बल्क वोट जो है उनके साथ चली जाती है।
उनकी इच्छा के विरुद्ध डीग में राजीव चौधरी को उन्होंने आपका अध्यक्ष बना दिया। विश्वेंद्र सिंह के जितने समर्थक हैं, उनका क्षेत्र है वो डीग को, वहां से चुनाव लड़ते हैं वो हमेशा, तो उस क्षेत्र के लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। इसके बावजूद भी राजीव चौधरी को बना दिया। राजीव चौधरी की पृष्ठभूमि क्या? राजीव चौधरी हरि सिंह जी के पुत्र हैं, जो पहले मिनिस्टर रहे थे और 2 बार आपके कुमेर से एमएलए रहे थे। एक बार उन्होंने विश्वेंद्र सिंह जी को भी पराजित किया था। लेकिन उनका पैतृक गांव है नदवई विधानसभा क्षेत्र में, रहते वो भरतपुर के अंदर है, मकान का भरतपुर के अंदर है। राजीव चौधरी खुद रहते हैं जयपुर। ऐसी स्थिति के चलिए जो वहां के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उन पर जो पकड़ है वो विश्वेंद्र सिंह जी की है, और खासतौर से जाट मतदाताओं पर। चूंकि राजीव चौधरी भी जाट हैं तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना ना तो संगठन खड़ा कर सकते हैं वहां और ना कुछ कर सकते। अब स्थिति ऊपर से नीचे तक स्थिति है। आपके पहले पायलट और आपके गहलोत साहब की लड़ाई का झगड़ा था, उसका भी असर भरतपुर में देखने को मिला था। अब स्थिति यह है कि डोटासरा और आपका ये जूली जी, अब इनके बीच में जो दिख रही है सबको जग जाहिर है। ये बात सही है, अगर ये दोनों नेता ईमानदारी से अगर कुछ काम करने की स्थिति में आए तो पार्टी का भला हो सकता है, क्योंकि जाट और प्लस दलित वोट्स का जो कॉम्बिनेशन है इनको कुछ फायदा दे सकता है। लेकिन वो लगता नहीं वर्तमान स्थितियों को देखते हुए कि ये दोनों नेताओं में कहीं तारतम्य बैठ पाएगा। दूसरी बात, डोटासरा जी जैसे बड़बोले जो नेता हैं उनके संगठन को कोई ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है, क्यों? उससे वो अपने लिए, अपने समर्थकों के लिए तो ठीक है, अब वो अपने क्षेत्र में चुनाव जीत सकते हैं और सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन जो आम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो उनसे ज्यादा मेरे ख्याल से खुश नहीं होना चाहिए। और उनकी इस बड़बोलेपन के कारण ही कांग्रेस में एक डिवीजन की स्थिति पैदा हुई है। जब तक इस डिवीजन की स्थिति हिलअप नहीं होगी तब तक आप कांग्रेस में आगे संगठन स्तर, जिस तरह के संगठन की कल्पना कर रहे हैं आपके जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, आपके वार्ड स्तर पर, तो उसको कैसे परिपूर्ण कर पाएंगे तो समझ में नहीं होता। आज की दूसरी बात, सत्ता में है नहीं, सत्ता में होते तो निश्चित रूप से इनको फायदा मिलता। सत्ता में कोई संगठन बेस्ड पार्टी मौजूद है, संगठन बेस्ड पार्टी से इस तरह के सामने रहते हुए आप इस तरह के संगठन बनाने की कल्पना कर तो सकते हैं, लेकिन उसको उतार नहीं सकते आप, मैदान में नहीं उतार सकते, और जिसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। अच्छी बात है अगर कांग्रेस इस तरह का कोई काम करती है और अपना संगठन खड़ा करती है, क्योंकि राजस्थान में एक ही तो दूसरी पार्टी है विपक्षी, इसके अलावा नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं राजस्थान में रिवाज भी रहा है 5 साल ये 5 साल वो, पिछले लंबे समय से ये रिवाज चल रहा है। इस बार बीजेपी उसको तोड़ना चाहती है। बीजेपी जितनी तोड़ने की कोशिश करेगी, कांग्रेस पार्टी उसे बनाए रखने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो या कोई और हो, कांग्रेस पार्टी को भी कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि 5 साल बाद तो हमारी बारी आने वाली ही है। रमेश नवल जी, ये 5-5 साल की जो टर्न है ये आपको चिंता बढ़ाती है, आपको चिंतित करती है कि भाई कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो संगठन को मजबूत करने की कोशिश में है, एक तरफ राजस्थान की जनता का भरोसा भी जो है वो सरकार अगर नहीं बढ़ा पाई और 5 साल बाद बदलने की बारी आई, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की कोशिशें भले ही कम हो, फिर भी जनता का जो अपेक्षा है कांग्रेस से, या जनता का जो आपसे उम्मीदें हैं कि ठीक है सरकार 5 साल में जितना काम की, जितना करना चाहिए, आपको लगता है कि आप ये व्यवस्था हर 5 साल में बदलने वाली तोड़ पाएंगे? निश्चित रूप से ये जो परंपरा आप बोल रहे हैं कि अब तक रही है, वो परंपरा निश्चित रूप से टूटने वाली है, क्योंकि अभी तक जो लगभग 2.25 साल का आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में काम हुआ है, हर क्षेत्र में जिस प्रकार की परफॉर्मेंस भजनलाल जी ने दी है, उसके कारण से अब की बार भाजपा की सरकार रिपीट होगी ही, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, इनका गुटबाजी का आलम यह है, जैसे मैं भिलवाड़ा का हूं, भिलवाड़ा का आपको उदाहरण बताता हूं, यहाँ पर शहर के अध्यक्ष अलग हैं और ग्रामीण जिले के अध्यक्ष अलग हैं। स्थिति यह है कि यहाँ पर जब एक जो शहर के अध्यक्ष हैं उनका जो शपथ ग्रहण होता है तो गांव वाले नहीं आते हैं, गांव वाले का होता है तो शहर वाले नहीं जाते हैं, दोनों के कार्यकर्ता इस प्रकार के अलग हैं। स्थिति यह है कि अगर इनके राज्य स्तर पर कोई तय होता है कि धरना देना है, तो धरने भी एक ही शहर में इनके 2 होते हैं।
अब जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता इनके इस कदर तक लड़ रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, वहां पर ये जीतने की उम्मीद करे और यहाँ पर जो परंपरा कायम रहेगी, इस प्रकार का अगर सोचते हैं तो उनकी ये गलतफहमी है। अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ में और शानदार जो अब की बार सीट आए हैं उससे भी अधिक सीटों के साथ में हमारी भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें हमारे को कोई भी संशय नहीं है। और भिलवाड़ा ही क्यों, आप तो अन्य भी जिले देखिए ना। अब जैसे जो अशोक जी चांदना है, जो इनके मंत्री रहे हैं, वहां पर इनके कोई कांग्रेस के दूसरे नेता जाते हैं, धीरज जी गुजर जाते हैं या प्रहलाद जी गुंजल जाते हैं, तो वहां पर वो चांदना जी कहते हैं कि यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र में दूसरे गांवों के, दूसरे शहरों के जो रोजड़े आ रहे हैं उनको यहाँ पर कोई भाव मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार की भाषा का जब प्रयोग ये आपस में कर रहे हैं तो ये जीतने की उम्मीद करे, ये कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। और पंचायत चुनाव में उसकी एक बानगी आपको देखने को मिल जाएगी कि पंचायत चुनाव में हम बड़ी संख्या में, नगर निकाय में भी और पंचायत में भी बहुत बड़ी मात्रा में हम जीतने वाले हैं, इसमें हमारे को पूर्ण विश्वास है। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, बीजेपी का विश्वास अति आत्मविश्वास साबित तो नहीं हो जाएगा? राजस्थान की जनता को कैसे समझाएंगे हर 5 साल में व्यवस्था बदलने वाली? बहरहाल ये भी बहुत दूर का विषय है, अभी समय है उसमें। उससे पहले पंचायत चुनाव एक बड़ी परीक्षा है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव, हालांकि लोकसभा से पहले राजस्थान के चुनाव होंगे। लेकिन बात ये है श्याम सुंदर शर्मा जी कि जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, रमेश नवल जी ने, वो बात सही है। चाहे अशोक चांदना हो, चाहे गोविंद मेघवाल हो, चाहे और हम दौड़ाएंगे नजर तो देखेंगे हर जिले में कुछ न कुछ जरूर सुनने को मिलता है। अशोक जी जो विषय उठाते हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा जिस पर काम पर लगते हैं वो बाकी पार्टी का सहयोग उन्हें नहीं मिल पाता। आज भी गोविंद सिंह डोटासरा उस तरह से पूरे प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष के रूप में खुद को स्थापित कर पाए हैं? अब देखिए मीना जी, रमेश जी को तो स्थापना दिवस पर वसुंधरा जी ने क्या बोला था अब ये भी बता दें किस तरह की स्थितियां हैं। तो देखिएगा ये बीजेपी में गुटबाजी नहीं है, ये तो मैं भी नहीं कह सकता, गुटबाजी तो वहां पे भी है। अब घनश्याम तिवारी को पास में बैठा के रखती हैं, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा को बैठा के रखती हैं, फिर कहती है संगठन मजबूत होगा। अब आप रमेश जी बता दो कि घनश्याम तिवारी ने पार्टी के साथ क्या दगा किया या करोड़ीलाल मीणा ने क्या दगा किया? उनको दोनों को बड़े बड़े पद दे दिए वापस से। तो इसलिए वसुंधरा जी के दिल में जो दर्द था, उन्होंने कहा कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए। आपके यहाँ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मिल रहा है बहुत कुछ, आपको ही पता है ना। 2 साल हो जाने के बाद 2.5 साल होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो माहौल बना हुआ है रमेश जी, आपको भी बड़ी चिंता का विषय है। अभी राधा मोहन अग्रवाल आए, कल ही पार्टी में क्या बोल रहे थे आपको भी पता है, सुना ना आपने क्या बोले? मुख्यमंत्री पार्टी से बड़ा नहीं है। वसुंधरा जी जिस प्रकार से ऑफिस रखती थी पार्टी कार्यालय, पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री जी का भी वापस से 5 नंबर का कक्ष बन गया है। पहले वसुंधरा जी जब प्रदेश अध्यक्ष थी तो वो उनका कक्ष प्रदेश अध्यक्ष के बाद मुख्यमंत्री का कक्ष बन गया था और अशोक परनामी जी को बाहर अपना कार्यालय अलग से खोलना पड़ा था, बनाना पड़ा था। तो ये बात सही कि जिस प्रकार से वसुंधरा जी के जमाने में, अभी हाल ही में झालावाड़ में सत्यनारायण गुप्ता जी ने अपनी पोती की शादी की। राकेश जी आपको भी पता है उसमें कौन कौन गए थे? ओम बिरला भी गए थे, ओम माथुर भी गए थे जो कि सिक्किम के राज्यपाल हैं, गुलाब चंद कटारिया भी आए थे जो कि पंजाब के राज्यपाल हैं, और बड़े नेता आकर के उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था जो कि वसुंधरा जी के खिलाफ है। ये तो आपको पता है कि ओम बिरला को लाने वाले कौन थे? सत्यनारायण गुप्ता ही थे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो दिखावा बीजेपी करती है कि हम संगठन में मजबूत है और आगे बढ़ रहे हैं, ये गलतफहमी रमेश जी आपको हो सकती है, मेरे को तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अंदर से बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। मैं कोई तथ्य बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि बीजेपी में मुख्यमंत्री जी चिंतित है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मेरी सरकार लौट के, हर मुख्यमंत्री चाहता है कि उसकी सरकार बनी रहे, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि सरकार आए नहीं आए। अशोक गहलोत ने तो 10 राहत कार्य खोल करके बताए, 10 रोजाना बांटते थे ना राकेश जी, वो रोज बांटते थे कि ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन सरकार आई नहीं। सरकार ने अभी देखिए, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि अभी केंद्रीय कैबिनेट ने जयपुर की बहुत बड़ी सेकंड फेज की मेट्रो की मंजूरी दे दी है। 13,000 करोड़ जो होंगे, जिसमें 36 स्टेशन बनेंगे, 41 किलोमीटर का होगा। तो अगर ये सब कुछ काम ये कर रही है, और अभी आज मुख्यमंत्री जी वहां गए भी थे, आपने देखा होगा कि जो पुल बना रहे हैं, और देखिएगा कि राम जल सेतु परियोजना का जो पूरी राजस्थान को लाभ मिलने वाला, राकेश जी को सबसे ज्यादा पानी का
लाभ मिलेगा, तो उनका भी आज देखने भी गए थे पुल कैसा बन रहा है। तो और फिर जमुना जल समझौता मुख्यमंत्री चाहते हैं, लेकिन संगठन की दृष्टि से जो 2.5 साल में कार्यकर्ताओं को मिलकर के और जो आपने नए नगर निगम बनाए, प्राधिकरण बनाए, कोई अध्यक्ष नहीं बना अब तक। अभी तो 9 केवल नगर निगम और क्या प्राधिकरण जो किसान आयोग और 2-4-5 बने, बाकी के तो आपके भी अभी तक नहीं बना पाए, क्योंकि संगठन मजबूत है। तो संगठन वालों को तो देने की जरूरत ही नहीं है। जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो मुख्यमंत्री सोचता है संस्कार तो मेरे उससे चल रही है, बाकी की जरूरत ही क्या, विकेंद्रीकरण करने की जरूरत नहीं। तो जो वसुंधरा जी करती थी, जो अशोक गहलोत करता था, वो भजन लाल जी भी कर रहे हैं। भजन लाल जी भी संगठन को दे नहीं पाए, वो संगठन के व्यक्ति हैं, उन्होंने संगठन पे काम किया और मुख्यमंत्री बने, उनको बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन संगठन के लोगों को कुछ दे नहीं पा रहे हो। और गुटबाजी पनपेगी इसी कारण से पनपती कि भाई हमको भी तो दो। तो कांग्रेस में गुटबाजी है और कांग्रेस गुटबाजी समाप्त करने में सफल नहीं हुई, क्योंकि 25 सितंबर की पर्ची जो खड़गे साहब और माकन साहब लाए थे, वो पर्ची मानी नहीं गई। वो पर्ची आज भी, इसलिए अशोक गहलोत को कोई पद नहीं मिला, ना उनको प्रचार प्रसार में जाना पड़ रहा है। वो तो राजस्थान में रोज करते रहते इंतजार शास्त्र और पता नहीं क्या क्या रोज करते हैं। उनका तो है कि भाई कम से कम सोशल मीडिया पे अपने आप को कामयाब रखो। अब वो देखिए कि मैं कह सकता हूँ सचिन पायलट तो गए बाहर प्रचार करने के लिए, प्रतिपक्ष के नेता भी, मुख्यमंत्री जी भी 2-4 जगह गए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति लगभग एक जैसी है, अलग नहीं है कोई। संगठन देखिए कि मैं कह सकता हूँ, अरे सुनिए, कांग्रेस का संगठन भी गांव तक है, जो आप अब पहुंचाने की स्थिति में आ रहे हो, क्योंकि पंचायत के चुनाव जीतोगे तो मालूम पड़ेगा। वो 5 लाख पदाधिकारी बनाने हैं कांग्रेस को, वो नहीं बना पा रहे अभी तक, ना ब्लॉक बन पाए ना कुछ। आपकी भी कार्यकारिणी प्रदेश की नहीं बनी, अभी बनी है क्या? प्रदेश की बनी है, बाकी तो नहीं बनी है। जिलों की तो कार्यकारिणी आपकी भी नहीं बनी ना, अभी काफी दिन हो गए। तो ऐसी स्थिति में अरे साहब कहाँ नहीं बनी है? अरे बहुत कौन से जिले की कार्यकारिणी नहीं बनी? बहुत जगह नहीं बनी अभी भी। अरे साहब हर जिले की कार्यकारिणी बन चुकी है, और अभी पूरे प्रांत में, अभी एक मिनट साहब मेरी बात कर लूं मैं, अभी पूरे प्रांत में हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चला चुके हैं, हर मंडल स्तर पर चला चुके हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? बिना कार्यकारिणी संभव होता है क्या? हम मंडल स्तर की कार्यकारिणी बना चुके हैं, और कहां उनके गहलोत सरकार से तुलना कर रहे हैं साहब। अशोक गहलोत जी अपने कार्यकाल में, सुनो तो सही, 7 मोर्चे में से कितने मोर्चे, 2 ही मोर्चे की बनी है ना अब तक कार्यकारिणी, बाकी तो नहीं बनी है। बहुत सारी चीजें कमियां देखो। अब मैं अगर कहूंगा एनालिसिस करूंगा तो मैं बता दूंगा कहाँ की कार्यकारिणी बनी, कहाँ की नहीं बनी। बहुत सारी है चिंता मुख्यमंत्री जी को है कि संगठन मजबूत हो। और अब बीजेपी कार्यालय में बैठ करके 2 पावर सेंटर एक साथ बैठेंगे, अब कितना तालमेल रहेगा। ये तो बैठने वाले में देखिए बहुत सारी चीजें, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। संगठन अध्यक्ष तो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के पास कोई पावर नहीं होता है। अध्यक्ष तो केवल कह ही सकता है, उसके कामकाज हो ना हो तो अलग बात है। लेकिन ये वैसे ही तारतम्य मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पंचायत भी हमारी बने, नगर निकाय भी हमारी बने, और हम मजबूती के साथ आगे बढ़े। कांग्रेस भी चाहती है, कांग्रेस थोड़ी ना भजन थोड़ी करना है ये। अब देखिए तीसरे मोर्चे वाली बात करेंगे तो तीसरे मोर्चा तो अभी कुछ है ही नहीं। हनुमान बेनीवाल का अस्तित्व, बीएसपी का अस्तित्व तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो अलग कहते हैं, वो अलग दावा करते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में 2 ही पार्टियां हैं। 2 पार्टियां कितनी सक्षम होती है, कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे बढ़ेगा, ये तो पंचायत चुनाव आएगा। पंचायत चुनाव भी नवंबर से पहले कराने की स्थिति नहीं है। अब कोर्ट में जाके कह रहे हो कि आगे बढ़ा दो, अब कोर्ट कह रहा है नहीं अभी तो टाइम नहीं देंगे। तो ये बहुत अलग चीज है कि आप एक साथ पंचायतों के चुनाव कराना चाहते, 2 हिस्से में नहीं कराना चाहते। तो ये क्यों कराना चाहते हैं ये भी आपको पता है कि एक बार ही अगर अभी हार गए तो आने वाले टाइम में भी हारेंगे, अभी जीत गए तो पुराने वाले। ऐसे ये स्थितियां निश्चित तौर से पार्टी के लिए है चिंता का विषय, दोनों के लिए। मुख्यमंत्री जी तो चाहेंगे कि हमारी पार्टी मजबूत हो। लेकिन जो सत्ता में जो है उसकी चिंता दरअसल उतनी नहीं होती है जितनी विपक्ष में रहने वाले की होती है, और विपक्ष में जो है उसके पास काम करने का समय भी ज्यादा है। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा ने टारगेट भी बहुत बड़ा लिया है, लेकिन इतना बड़ा टारगेट पूरा करने के लिए टीम उनके साथ नहीं है, लोग उनके साथ नहीं है। अभी से जिस तरह के विरोध, धरने, प्रदर्शन सामने आ रहे हैं, राकेश जी, गोविंद सिंह डोटासरा क्या ऐसा करें कि अपने टारगेट तक ना भी पहुंचे, लेकिन ऐसी सम्मानजनक स्थिति तक जरूर पहुंचे कि कांग्रेस पार्टी के सामने वो अध्यक्ष के रूप में फेस कर सके? देखिए मीना जी, अब ये तो नहीं कह सकते वो कितना सफल होंगे, लेकिन इसका एक मापदंड आपके पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनावों में साबित होगा कि किस पार्टी का कितना दमखम है। लेकिन ये दोनों चुनाव पार्टी आधार के बजाय व्यक्तिगत आधार पर ज्यादा लड़े जाते हैं।
यहाँ खुद की व्यक्ति जो कैंडिडेट होता है वो उसको उसके दमखम कर वो चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन संभावना इस बात की कम है कि कांग्रेस कहीं ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन करके कोई बहुत बड़ा मेजोरिटी लेकर के आए, क्योंकि इस तरह के चुनावों में ज्यादातर सत्ता पक्ष के साथ ही वेब चलती है, और क्योंकि उन लोगों को फायदा लेना होता है, ग्राम पंचायतों को भी और नगर निगमों को भी, नगर पालिकाओं को भी, तो और उनके पास बीजेपी के पास, आपके पास संगठनात्मक दृष्टि से थोड़ी मजबूत भी है कांग्रेस है। हालांकि ये बात सही है, मतभेद तो हर पार्टी के अंदर होते हैं, वो लेकिन मजबूत है आज की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर पाएंगे डोटासरा जी, कुछ लगता नहीं। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस जो सोच करके चल रही है, डोटासरा जी सोच करके जो चल रहे हैं कि अपने भविष्य में मैं ये कर दूंगा, या जो आउटपुट आएगा इस योजना का जो चला रहे हैं तो संगठन के लेकर के, वो मुझे लगता नहीं कि वो पूरा कर पाएंगे, क्योंकि जो गुटबाजी आपस में इतनी ज्यादा है, चाहे वो अशोक गहलोत और आपके सचिन पायलट के बीच हो, चाहे आपके जूली और डोटासरा के बीच हो, और इसके अलावा और अन्य स्तरों पर जहां भी हैं उनके बीच हो, तो इसके चलते मुझे लगता नहीं डोटासरा कुछ कर पाएंगे, और उनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा ये इस तरह के इस संगठन को खड़ा करना। ये बात सही, 5 लाख लोगों की फौज, कार्यकर्ताओं की फौज, आपके पदाधिकारियों की फौज खड़ा करना, ये तो फौज है, 5 लाख खड़े करना। तो मैं समझता हूँ आज की तारीख में बीजेपी चाहे कितना भी बड़ा संगठन है, उनका हर वार्ड में, हर ग्राम पंचायत में शायद इतने संख्या नहीं हो जो 21 से 20-21 का कर रखी हो। ज्यादातर में हो सकता है, ज्यादा बड़ा संगठन हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी फौज खड़ी करना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता नहीं डोटासरा जी कुछ इसमें कोई ज्यादा कुछ कर पाएंगे, और करना तो अच्छा है उसके लिए। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता वो सबसे पहले इस गुटबाजी को कैसे समाप्त करें, इस सवाल देखने की बात है, क्योंकि अशोक गहलोत बैठे बैठे यहाँ से तीरंदाजी कर रहे हैं, उनको ऊपर हाईकमान घास नहीं डाल रहा है, लेकिन वो तीरंदाजी के थ्रू भी अपने इलाके में, और कई कुछ उनके प्रभावित इलाके हैं, वहां उसका प्रभाव दर्शा सकते हैं, और जिसका नुकसान डोटासरा को मिल सकता है। तो गहलोत जी को जब भी मौका मिलता है तभी कुछ ना कुछ व्यंग्यबाण छोड़ ही देते हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे अपनी कुछ पार्टी हो, चाहे ये पार्टी के बड़े बड़े नेता हो। तो इसलिए ऐसी स्थिति के चलते कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, और ऐसे ही चलता रहेगा। आगे कोई स्थिति बदल जाए तो कह नहीं सकता, सारा दारोमदार इस पर है। अगर संगठन खड़ा कर गए, जिसकी मुझे संभावना बहुत कम लगती है, तो इनको एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, अन्यथा इनके आगे भविष्य में मुझे लगता नहीं कुछ फिलहाल कि इस तरह की बात। आगे की राजनीति का कुछ नहीं कह सकते, भविष्य में क्या पलट रखा है, लेकिन आज की स्थिति में तो लगता है जी, भविष्य इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा का क्या होगा ये भी नहीं मालूम। एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट उन्हें कहा जा चुका है, वो भी अशोक गहलोत के द्वारा, संकेतों की राजनीति वो करते हैं। लेकिन क्या गोविंद सिंह डोटासरा एक अध्यक्ष के रूप में सफल अध्यक्षों की श्रेणी में शामिल होंगे? उन्होंने कांग्रेस पार्टी को क्या दिया, और इस वक्त जो प्रयास वो कर रहे हैं उसमें वो कितने सफल होते हैं, इससे निर्भर करेगा कि कांग्रेस पार्टी में उनका भविष्य क्या है और कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है। आज की तारीख में वो अगर प्रवक्ताओं को इस विषय पर चर्चा के लिए नहीं भेज पा रहे, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पार्टी में उनकी स्थिति क्या है। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है कि समाज और राजनीति जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उसको समाज जाने, राजनीति समझे, और हम अपनी जिम्मेदारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पूरी करते रहें। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र बचाओ और संगठन बढ़ाओ के अभियान में कितनी सफल होगी? आप जरूर अपनी राय हमारे न्यूज़ 24 के यूट्यूब और फेसबुक चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। आपकी राय महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जनता और दर्शक जो सोचते हैं वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना है।